नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा क्रिटिकल और वनरेबल बूथों के चिन्हीकरण के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में 1365 क्रिटिकल बूथ और 809 वनरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं। राज्य में सर्वाधिक 344 क्रिटिकल बूथ हरिद्वार जनपद में हैं, जबकि देहरादून जनपद में 278 और उधम सिंह नगर में 158 पाए गए हैं। सबसे अधिक वनरेबल बूथ देहरादून में 243, उधम सिंह नगर में 229 और नैनीताल जनपद में 201 पाए गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने क्रिटिकल बूथ और वनरेबल बूथ को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। क्रिटिकल बूथ का चिन्हीकरण करने के निर्देश पूर्व में दिए गए हैं और इसके लिए विस्तृत मानक भी उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। उसके अनुसार बूथ को हम लोग दो श्रेणियों में चिन्हित करते हैं, एक क्रिटिकल बूथ के रूप में और एक वल्नरेबल बूथ के रूप में। वल्नरेबल बूथ उसे कहा जाता है जहां पर पूर्व निर्वाचन के दौरान कोई घटना हुई हो जिसमें आपराधिक मामला शामिल हो या फिर वहां पर कोई गंभीर घटना या अपराध घटित हुआ हो जिससे चुनाव को बाधित किया गया हो। उन मामलों के उन स्थानों पर विशेष रूप से वल्नरेबल बूथ चिन्हित किया जाता है। इसके अलावा जो क्रिटिकल बूथ होता है उसके भी मानक तय किए गए निर्वाचन आयोग के द्वारा। उसमें एक मानक ये है कि वहां पर 10% से कम वोटिंग अगर हुई है गत निर्वाचन में तो उसको क्रिटिकल बूथ की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा ऐसा अगर बूथ है जहां पर गत निर्वाचन में 90% से अधिक वोटिंग हुआ है और उसमें से 75% वोटिंग किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के पक्ष में हुआ है तो उस बूथ को क्रिटिकल श्रेणी में चिन्हित किया जाता है। अगर किसी बूथ पर वोटिंग के दिवस पर अधिक लोगों ने, एवरेज से ज्यादा लोगों ने अगर एपिक के अलावा जो अन्य वैकल्पिक दस्तावेज है वो प्रयोग किए हैं तो उस बूथ को भी क्रिटिकल बूथ में चिन्हित किया जाता है। और जो ASD श्रेणी होती है, एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड, अगर इन मतदाताओं में से कोई व्यक्ति अगर वोटिंग के लिए आगे आता है उस मतदान के दिवस पर तो उनकी संख्या के आधार पर भी क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए जाते हैं। इसी आधार पर हमारे राज्य में क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं। हमारे पूरे राज्य में 1365 क्रिटिकल बूथ चिन्हित किए गए हैं और 809 वल्नरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं। क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ चिन्हीकरण की जो कार्रवाई होती है ये सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के माध्यम से की जाती है और मतदान प्रारंभ होने से 1 से 2 महीने पहले ही इनका भ्रमण शुरू हो जाता है। इसमें हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि कहीं जहां पर भी वल्नरेबल बूथ आइडेंटिफाई किया गया वहां के मतदाताओं से वार्ता किया जाए, बात किया जाए। उनको जिस चीज का भय है, जिस चीज की आशंका है जिससे मतदान के दिवस पर वो मतदान के लिए अपना मतदान करने के लिए प्रभावित हो सकते हैं या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, तो ऐसी बातों को चिन्हित किया जाता है, उस पर कार्रवाई भी किया जाता है। क्रिटिकल बूथ जहां पर चिन्हित होते हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए वो फोर्स मेजर्स जिसमें पुलिस बल की तैनाती करना, CAPF दलों की तैनाती करना शामिल होता है, खासतौर पर वल्नरेबल बूथ्स पर। और जहां पर क्रिटिकल बूथ चिन्हित होते हैं वहां पर सिविल मेजर्स का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती, वेबकास्टिंग की व्यवस्था, वीडियोग्राफर्स की व्यवस्था, एडिशनल पोलिंग टीम का व्यवस्था। तो इस तरीके से इन बूथों को हम लोग जो है क्रिटिकलिटी से कवर करते हैं। पूरे राज्य में जो सर्वाधिक क्रिटिकल बूथ पाए गए हैं उसमें हरिद्वार जनपद में 344 क्रिटिकल बूथ पाए गए हैं, देहरादून जनपद में 278 और उधम सिंह नगर में 158 बूथ पाए गए हैं। उसके उपरांत जो वल्नरेबल बूथ पाए गए हैं उसमें देहरादून में 243, उधम सिंह नगर में 229, नैनीताल जनपद में 201 वल्नरेबल बूथ पाए गए हैं। सभी जनपदों में ये संख्या कम और अधिक हो सकती है उनके भौगोलिक परिवेश के आधार पर और वहां पर जो भी प्रकरण संज्ञान में आते हैं उसके आधार पर। ये क्रिटिकल बूथ और वल्नरेबल बूथ का विवरण था। जो अन्य विषय हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ में अभी वार्ता की जा रही है और उनसे जो अभी बात चर्चा के दौरान ही है उसमें उन्होंने इस बात को लेकर अपना सहमति दर्शाया है कि मतदान के दिवस पर जो भी मतदाता मतदान करने के उपरांत अगर उनके चिकित्सालयों में उपस्थित होते हैं तो चिन्हित चिकित्सालयों में और भी स्वेच्छा आधारित व्यवस्था के अनुसार जो भी चिकित्सक इसको तैयार हो जाते हैं वहां पर उनको निःशुल्क OPD की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी केवल मतदान के दिवस पर।
मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए, मतदान का प्रतिशत को वृद्धि करने के लिए ये उनका ओर से उनका स्व प्रेरणा से प्रयास है और उसमें वो लोग अपना सहभागिता दर्शाना चाहते हैं, इसलिए ये उन्होंने अनुरोध किया था। इसमें अन्य राज्यों में भी कहीं पर एसोसिएशन के द्वारा इसमें प्रयास किया जा रहा है। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में बने निर्वाचन कार्यालय में खाने की गुणवत्ता को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खुद जिला निर्वाचन अधिकारी DM वंदना सिंह ने खाने का निरीक्षण किया और स्वयं खाना चख कर देखा। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाने की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदान में लगे सैकड़ों कर्मचारियों को बेहतर गुणवत्ता वाला खाना मिलना चाहिए। वहीं रोजाना अलग प्रकार का खाना दिया जाए जिससे कर्मचारियों को बाहर खाना ना खाना पड़े। उन्होंने साफ सफाई की विशेष ध्यान रखने को भी कहा ताकि गर्मी के दिनों में जरा सी लापरवाही से कार्मिकों का स्वास्थ्य ना बिगड़े। खाने को लेकर एक दो कर्मचारियों के माध्यम से और एक दो लोगों के माध्यम से मेरे पास ये आया था कि खाने में वैरायटी होनी चाहिए और बार बार एक ही जैसी चीज़ बन जाती है, तो उसमें थोड़ा सा जो लोग रोज़ काम कर रहे हैं और रोज़ वहीं पर खाना खा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो आज हमने सभी अधिकारियों के साथ इसको देखा है। हालांकि कल ही हमने नोडल ऑफिसर को ये निर्देश दे दिए थे कि इसमें कुछ सुधार करें और मेन्यू को भी समय समय पर परिवर्तन कर लें जो खाने का है। तो आज क्वालिटी में काफ़ी अंतर आया है। इसमें सब लोगों से पूछा भी गया है कि किसी को कोई कंप्लेंट तो नहीं है और जो भविष्य में सुधार किए जा सकते हैं। देहरादून के भारी इलाके के लगभग 10 गांवों में अपर्याप्त सड़क कनेक्टिविटी के कारण इन गांवों के लोगों ने 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। मतदान बहिष्कार की सूचना मिलने के बाद मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी स्वीप झरना कमठान ने ग्रामीणों के साथ बातचीत की। इसके बाद सहसपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत मिसरास पट्टी के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया। सीडीओ ने ग्रामीणों को मतदान की शपथ दिलाई। जून में सड़क निर्माण का भरोसा भी दिलाया। सड़क की मांग के लिए ग्रामीणों ने वर्ष 2019 में भी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। गौरतलब है कि ग्रामीण कई वर्षों से वन भूमि से होकर गुजरने वाले डूंगा थान गांव मिसरास पट्टी तक सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं। मांगे न माने जाने पर इस बार भी चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया था। देखिए, हमने ऐसे प्रकरण चिन्हित करे हैं कि पूरे जनपद में ऐसे कितने प्रकरण हैं जहां पर इस तरह के कोई विषय आया है जिसको लेकर के मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार करने की घोषणा की है। तो इसमें कई जगह हमें सफलता भी प्राप्त हुई है। हमने मतदाताओं से बात करी है और उनको पूरा आश्वासन दिया है कि जो उनकी जेन्युइन मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो है सड़क की मांग से संबंधित मांगे हैं और उसमें भी ये समस्या है कि कहीं पर फॉरेस्ट क्लियरेंस ना मिलने की वजह से जो है वो सड़क नहीं बन पा रही है। तो वहाँ जाके मतदाताओं को समझाया गया है कि कुछ औपचारिकताएं होती हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भी उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु इस कारण से वो अपने मताधिकार का प्रयोग ना करने का वो ना लगाएं और मताधिकार जरूर करें, ये उनसे अनुरोध किया गया और इसमें काफ़ी सहमति भी बनी है। कल मिसरास पट्टी में भी मैं स्वयं गई थी और वहाँ मतदाताओं से बात करी गई। उसके बाद उन्होंने मतदान करने के लिए अपनी सहमति भी दी है और मतदाता शपथ भी ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार के जूना अखाड़े में स्थित माया देवी मंदिर और भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और यज्ञ अनुष्ठान में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जूना अखाड़े में आयोजित संत सम्मेलन में भी भाग लिया। साधु संतों ने जेपी नड्डा को आशीर्वाद देने के साथ ही भाजपा का साथ देने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे दलों को समर्थन नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को ना तो जनेऊ पहनना आता है और ना ही आरती करनी आती है, लेकिन चुनाव के समय में धर्म का उपयोग करना जरूर आता है और ऐसे लोगों को चुनाव में साधु संतों का आशीर्वाद नहीं मिलना चाहिए। इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय में सनातनी ताकतों को कलंकित करने का काम करते हैं और कुछ राजनीतिक दल चुप्पी साधे लेते हैं। ऐसे राजनीतिक दलों को भी साधु संतों का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोग धर्म का उपयोग चुनावी समय में किया करते हैं। वो कभी मंदिर नहीं जाते लेकिन चुनाव के समय मंदिरों के दर्शन करते हैं। जनेऊ पहन करके दिखाते हैं कि मैं भी जनेऊ पहनता हूं। ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। आरती करते समय मालूम नहीं कि ऐसे घुमाई जाती है या ऐसे घुमाई जाती है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो धर्म का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपकी सात्विक शक्तियां हमेशा मोदी जी को और ताकत देती हैं
और यशस्वी बनाने का काम करते हैं। समाज में गलत तरीके के वातावरण पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो सनातनी ताकतों को एक तरीके से कलंकित करने का काम करते हैं। वहीं भारत के कुछ पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं, बोलने की हिम्मत नहीं होती, ये राजनीति के कारण होती है। बोलिए, ऐसी ताकतों को भी समर्थन देना है क्या? ऐसी ताकतों को भी समर्थन मिलना चाहिए क्या, जो सनातन के विरुद्ध में बोले और पार्टियां गठजोड़ करके उनके साथ चुप रहें, मुंह पर ताला लगा ले, सनातन के पक्ष में बोलने की हिम्मत ना हो? ऐसी ताकतों को क्या भारत में कोई स्थान होना चाहिए? खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 25 गारंटी का वादा किया है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में 5 न्याय की बात की है। इनमें हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि चुनाव में वोटरों और चुनाव लड़ने वाली पार्टी का कनेक्शन महत्वपूर्ण होता है और पार्टी जनता को क्या डिलीवर करती है ये भी महत्वपूर्ण है। और सभी चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मैनिफेस्टो है, जिसे हमें जनता के समक्ष रखा। वहीं कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस गारंटी की बात कर रही है, लेकिन पहले कांग्रेस को अपनी पार्टी को बचाने की गारंटी देनी चाहिए, उसके बाद उन्हें और बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने आज़ादी के 70 साल तक अधिकतम समय तक देश पर राज किया, उस कालखंड में इस पार्टी ने देश को लूटने का काम किया है। जिस पार्टी के नेता राष्ट्रीय विरोधियों का समर्थन करते हैं, वो आज गारंटी और न्याय की बात कर रही हैं। देखिए, मैनिफेस्टो का नाम ही जो है न्याय पत्र 2024 रखा गया। इससे आप समझ सकते हैं क्या चीजें हैं। और इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदु हमने लिए हैं। 5 न्याय की बात है, जिसमें 25 गारंटी है जो युवाओं की न्याय से लेकर महिलाओं की न्याय तक, बेरोजगारों तक के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। डिग्री के साथ ही 1 लाख रुपया और 1 साल की अप्रेंटिस। महिलाओं को, जो गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने की बात हुई। वहीं जो भर्ती घोटाले और इसकी खबरें आप सुनते हैं, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बड़े मेजर्स स्टेप लेने की बात की गई है। दूसरी तरफ असंगठित जो कारोबार है, जैसे गिग जिसको कहा गया है, जोमेटो आता है, उबर आते हैं, टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, रेडी चलाने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित करने की बात इसमें है। तो ये सारी चीजों का लगभग कवर करता है। महिलाओं के उत्थान, महिलाओं की सुरक्षा की बात इसमें है। दूसरा जो मेरे उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, उसमें मेरे को 2-3 बिंदु बड़े अच्छे लगे, जिसमें एक ग्रीन ट्रांजैक्शन फंड ऑफ इंडिया का गठन करने की बात की है, जिसमें जो जोशीमठ की घटना घटी है, या बहुगुणा ग्राम की घटना घटी है, या जो हमारे गोपेश्वर की घटना घटी है, या नैनीताल दरक रहा है, इन सब को कैसे प्रिवेंट करें, उसके लिए एक फंड रेज करने की बात है, जिसमें हम सामाजिक लोगों से है और सरकारों से मदद लेकर उसको करेंगे, ताकि इस तरह की घटना, जोशीमठ जैसी घटनाएं ना घटे, उनको कैसे हम रोकें, उसके लिए तैयारी करने की बात है। वहीं दूसरी ओर जो मेरे लिए उत्साह देने वाली बात है, वो उत्तराखंड में जो हमारे लिए खुशी की बात है, वो अग्निवीर योजना को समाप्त करने की बात इस मैनिफेस्टो में कही गई है। और ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही कि जो हमारी कांग्रेस की जो नीतियां थी उसी पर हम चलेंगे और पुरानी पेंशन बहाली की बात करेंगे। सेम रैंक सिंह पेंशन की बात हमारे इस मैनिफेस्टो में की गई है। उसके अलावा जो हमारा मीडिया है, जो हमारे अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय किए गए हैं। एक तो 1978 का जो अधिनियम है, उसको बदलने की बात की गई है, ताकि ना पाए और पोर्टल्स अपनी बात को कह सके। उसको लेकर कांग्रेस बहुत संजीदगी के साथ है और ये चाहती है कि जो 2023 के जो अधिनियम बने, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इनको कहीं ना कहीं संशोधित किया जाएगा या इनको समाप्त किया जाएगा, ताकि अभिव्यक्ति की आजादी बनी रहे और जो हमारे संविधान की मूल धारणा है कि आदमी को अभिव्यक्ति का अधिकार मिले, उसको हम कर सके। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनका जिक्र मैंने आपके साथ किया। इसमें बहुत सारे अन्य विषय भी हैं जिसको मैं आप सबके बीच में। कालखंड में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को लूटने खसोटने का काम किया और जिनके बड़े बड़े नेता राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं, राष्ट्र विरोधी कृत्यों में को समर्थन करते हैं और राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़े नजर आते हैं, वो देश की गारंटी की बात कर रहे हैं, न्याय की बात करें, खुद जो स्वयं न्याय नहीं कर पाए, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों के लिए क्या किया? केवल समाज को तोड़ने और देश को तोड़ने का काम उन्होंने इन अपने शासनकाल में किया।
इसलिए देश की जनता बहुत समझदार है और इनके कार्यकाल की जो 60-70 साल के जो उन्होंने जो कृत्य देश के लिए को कर्म किए, उनको सब आम देश की जनता को याद है। इसलिए 2024 के चुनाव में पूरे देश की जनता ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है और मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है उसके साथ सब लोग खड़े हैं। उसमें अपनी सभी लोग धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के आवास पहुंचे, जहां संजय नेगी सहित उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी के सलाहकार रहे तथा कांग्रेस से निष्कासित धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश में कोई चुनाव नहीं है, पूरा देश मोदी के साथ है। उन्होंने कहा कि देश में जो चुनाव हो रहा है उसमें विपक्ष में ना नेता है, ना नीति है और ना ही नीयत है, जिसका फायदा पूरी तरह भाजपा को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश राम में हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो राम के साथ हैं वे पार हो जाता है और जो राम से विमुख होता है वे डूब जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी के मार्ग से हटकर अब वाम पंथ के मार्ग पर जा रही है। उन्होंने भाजपा में शामिल होने पर कहा कि मैं भाजपा को ज्वाइन नहीं किया है बल्कि मैंने मोदी को ज्वाइन किया है। देखिए, पहली बात यह है कि देश में कोई चुनाव नहीं है, देश मोदी के साथ है और जो भी चुनाव हो रहा है विपक्ष में ना तो नीति है, ना नेता है, ना नीयत है, जिसका फायदा ऑटोमेटिकली बीजेपी को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, पूरा देश इस समय राममय हो रहा है और जो राम के साथ है वो पार हो जाता है, जो राम से विमुख होता है वो डूब जाता है। कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहिए? 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया। कांग्रेस महात्मा गांधी के रास्ते से हटके अब वामपंथ के रास्ते पे जा रही है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मौलाना आज़ाद की कांग्रेस जो थी वो देशभक्त कांग्रेस थी, देशभक्त कांग्रेस थी, राष्ट्रभक्त कांग्रेस थी। आज की जो कांग्रेस है ये भारत के टुकड़े होने वालों के साथ खड़ी है। जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी वो राम राज्य का सपना देखती थी। आज की कांग्रेस राम से नफरत करती है। यही कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण है। गुरुजी, अगर बात करें कांग्रेस से जैसे आपको निष्कासित और बीजेपी में आपकी नजदीकियां देखी जा रही है, लेकिन अभी बीजेपी में आप शामिल नहीं हुए, तो क्या माना जाए? मैंने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ज्वाइन किया। कालाढूंगी विधानसभा में नैनीताल उधम सिंह नगर से लोकसभा सीट के प्रत्याशी अजय भट्ट ने ताबड़तोड़ सभाएं की। उन्होंने कहा कि ये जनता की आवाज है जो सत्य प्रतीत होते हुए दिखाई दे रही है। जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहती है। बता दें कि इस वक्त पूरे देश में चुनावी माहौल है और पहले चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों ने अपना अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। कार्यकर्ताओं में तो बहुत उत्साह है ही है, पर जनता में उससे दोना है। मुझे लगता है ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। खुद ही एक दूसरे से कह रहे हैं मोदी जी को लाना है, तीसरी बार मोदी जी को लाना है, कमल के फूल पर मुहर लगाओ। ये जनता की आवाज है जो आपकी बार 400 पार कह रहे हैं। इसीलिए जनता की तरफ से यह आवाज आई थी और सत्य होता भी। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर कई दल और संगठन अभी तक भाजपा को अपना समर्थन दे चुके हैं। इस क्रम में भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार ने राज्य की 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन देने की घोषणा की। भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार के प्रदेश अध्यक्ष सनवर अली अपनी पूरी टीम के साथ भाजपा मुख्यालय पहुंचे और भाजपा प्रदेश महामंत्री
आदित्य कोठारी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश का कायाकल्प हुआ है और जनहित से जुड़े कई काम हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में कोटद्वार के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश असवाल जी और नगर निगम कोटद्वार के कई पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इसी के साथ में भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार का भी उत्तराखंड में पूरे देश भर में समर्थन मिला है। उन्होंने एक पत्र दिया है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कश्यप जी हमारे साथ में हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष सनबर अली जी भी यहाँ पर साथ में हैं। वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में आज प्रदेश कार्यालय पर आकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर के उनको समर्थन देने का निर्णय किया है। तो ये कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। भारतीय किसान यूनियन पूरे देश भर में जहाँ जहाँ उनके कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत मनोबल के साथ में काम करने का उन्होंने आज यहाँ पर संकल्प दोहराया है। भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज देवभूमि उत्तराखंड के इस कार्यालय पर हमारी किसान सरकार के सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सनबर अली, जिस तरह हम लोगों ने संपूर्ण भारत में भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और संपूर्ण भारत में हर एक लोकसभा सीट पर किसान सरकार के कार्यकर्ता पदाधिकारी जा जाकर किसानों को समझाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग आदरणीय जो प्रभारी जी हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेटर आपको दिया गया है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड में जो वोट का प्रतिशत है। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।